नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। और हम जानने का प्रयास करेंगे एमए प्रथम सेमेस्टर इतिहास लेखन के अध्याय एक इतिहास और अनुप्रयुक्त विज्ञान में आपसी संबंध। और यह जानने की कोशिश करेंगे कि इतिहास किस तरह अनुप्रयुक्त विज्ञान से संबंधित है, या फिर इतिहास को हम किस हद तक विज्ञान कह सकते हैं, या फिर विज्ञान एक इतिहास का रूप है, या फिर इतिहास सामान्य रूप से साहित्यिक रूप में हमें नज़र आता है। यानी कि हम यहाँ पर ये पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे कि इतिहास कला है या विज्ञान। इसी तरह के कई सारे टॉपिक्स, कई सारे कन्फ्यूजन्स को हम दूर करेंगे। आप सभी का स्वागत है और चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर डिल्थे का कथन है कि प्रकृति के ज्ञान के लिए विज्ञान है, वही मानव संबंधी ज्ञान के लिए इतिहास है। ये इनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कथन है। आप किसी भी आंसर में इसे लिख सकते हैं तो आपका आंसर काफ़ी आकर्षक लगेगा। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि अनुप्रयुक्त विज्ञान क्या है। सामान्य अर्थों में आपको बता दूं कि अनुप्रयुक्त विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध मानव के दैनिक जीवन से होता है। यानी कि सामान्य मानव के जीवन में जो जो चीज़ें आती है और जिस विज्ञान के अंतर्गत आती है वह अनुप्रयुक्त विज्ञान होता है। तो इस तरह लगभग सभी विज्ञान मानव के जीवन में कहीं ना कहीं टकराते हैं। इसलिए हम वनस्पति विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, सभी को अनुप्रयुक्त विज्ञान कह सकते हैं, क्योंकि इनका मानव जीवन में किसी न किसी रूप में उपयोग होता ही है। इतिहास की प्रमुख विषय वस्तु चूँकि मानव है एवं समाज है, अतः इतिहास भी अनुप्रयुक्त विज्ञान में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। कई विद्वान तो इतिहास को ही विज्ञान मानते हैं। कुछ इतिहासकारों या फिर कुछ विज्ञानियों का मानना है कि जो इतिहास है वह विज्ञान है। लेकिन क्या वास्तविक रूप में इतिहास एक विज्ञान है, यह जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार प्राणियों से संबंधित अध्ययन प्राणी विज्ञान में होता है, वनस्पति से संबंधित अध्ययन वनस्पति विज्ञान में होता है, ठीक उसी तरह मानव से संबंधित अध्ययन का प्रमुख विज्ञान इतिहास है। यहाँ तक इतना समझ में आ रहा है कि इतिहास कहीं न कहीं किसी रूप में एक विज्ञान है, क्योंकि यहाँ पर भी मनुष्य का गहनता से अध्ययन किया जाता है। आइए अब हम पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग विद्वान इतिहास के मत में क्या अपने विचार रखते थे। यहाँ पर हम देखेंगे इतिहासकार ईसाइया बर्लिन का मत। ईसाइया बर्लिन ने इतिहास को प्राकृतिक विज्ञान माना है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि इतिहास को प्राकृतिक विज्ञान किसने माना है, तो आंसर आएगा ईसाइया बर्लिन। उनका मानना था कि यदि किसी प्रकार एक और मनुष्य की जैविक तथा शरीर संबंधी स्थितियों एवं प्रक्रियाओं एवं दूसरी और सामान्य रूपेण दर्शनीय उसके आचरण को जोड़ने वाली प्राकृतिक नियमों वाली श्रृंखला को खोज लिया जावे, तो हमें मानव व्यवहार को समझने में एक विज्ञान प्राप्त हो सकता है। वस्तुतः 19वीं एवं 20वीं शताब्दी के कई विद्वान ने इतिहास को विज्ञान मानने के पीछे अपने अलग अलग तर्क प्रस्तुत किए हैं। यहाँ पर ईसाइया बर्लिन कहती हैं कि अगर जो मानव है उसकी व्यवहार या आचरण को जोड़ने वाली कड़ी अगर हम ढूंढ लें और सही रूप में उसे नियमों से प्रस्तुत करें, तो एक प्रकार से हम इतिहास को भी विज्ञान का स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। लेकिन इस बात को पूरा खंडन करते हैं बेकन, और बेकन कहते हैं कि इतिहास विज्ञान हो ही नहीं सकता। यहाँ पर ये हमें बताने की कोशिश करेंगे कि इतिहास कला है। बेकन का भी मत देखते हैं, इतिहास को अब तक विज्ञान क्यों नहीं माना जा सका। इस प्रश्न के उत्तर में बेकन ने कहा है कि इतिहासकारों की मानसिक क्षमता गणितज्ञों, भौतिक शास्त्रियों तथा रसायन शास्त्रियों की अपेक्षा हीनतर रही है। यदि इतिहास में भी गैलीलियो तथा न्यूटन जैसे प्रतिभावान व्यक्ति हुए होते तो इतिहास भी विज्ञान कहा जा सकता। इतिहास में विज्ञान को सामान्य नियम नहीं बनाए जा सके, यहाँ तक कि ऐसे सूत्र या निर्देश भी नहीं जिनकी सहायता से इतिहासकार यह जान सके कि भविष्य में क्या होगा अथवा कि अतीत में क्या हुआ होगा। यानी कि जिस तरह गणित में हम किसी भी एक प्रणाली को समझने के लिए एक सूत्र बना देते हैं और उस सूत्र के माध्यम से
कोई भी सामान्य व्यक्ति भी अगर उस सूत्र को समझता है तो वह उस सिद्धांत को समझ सकता है। यही बात विज्ञान में भी बढ़ती है, जबकि यह बात इतिहास के किसी भी क्षेत्र में लागू नहीं होती। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हमें अलग अलग साक्ष्य, अलग अलग इतिहासकार, अलग अलग रचनाकार देखने को मिलते हैं। और सिद्धांत भी ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सामान्य होते हैं, जिनमें वैज्ञानिक दृष्टि ना के बराबर हमें देखने को मिलती है। इस तरह बेकन की माने तो इतिहास विज्ञान है ही नहीं, वह सामान्य रूप से एक साहित्यिक है या फिर कला है। लेकिन अगर हम मध्यम मार्ग की बात करें, कि अगर हम सोचें कि इतिहास थोड़ा थोड़ा विज्ञान है, क्योंकि इसके कई क्षेत्र में हमें विज्ञान देखने को मिलता है, जैसे कि पुरातत्व जो इतिहास का ही एक विषय है या क्षेत्र है, उसमें हमें विज्ञान देखने को मिलता है। वहीं साहित्यिक क्षेत्र में इतिहास के साहित्यिक स्रोत की बात करें तो वहाँ पर हमें कला देखने को मिलती है। इस तरह हम ये मान सकते हैं कि इतिहास ना तो पूरी तरह विज्ञान है, ना तो पूरी तरह साहित्य है। इस प्रकार हम मध्यम मार्ग में पहुंचते हैं। अब मध्यम मार्ग क्या कहता है, आइए देखते हैं। इतिहास विज्ञान है अथवा नहीं, हम इस प्रश्न में अधिक न उलझकर मध्यम मार्ग का अनुसरण कर यह देखें कि इतिहास को समझने में हम किस प्रकार विज्ञान का अनुप्रयोग कर सकते हैं। माना कि इतिहासकारों ने मानवीय कार्य व्यापार की प्रकृति को देखते हुए कुछ सामान्य सिद्धांत एवं सूत्र आदि नहीं बनाए, परंतु हम विभिन्न विज्ञानों द्वारा बनाए गए सिद्धांतों एवं सूत्रों का अनुप्रयोग इतिहास को समझने में तो कर ही सकते हैं। यहाँ पर मध्यम मार्ग मानने वाले लोग यह कहते हैं कि हो सकता है बेकन सही कह रहे हो कि इतिहास में कोई सिद्धांत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतिहास विज्ञान के सिद्धांतों को नहीं मानता। इतिहास की भी जो एनल्स परंपरा या फिर एनल्स स्कूल है, वहाँ के इतिहासकार मानते हैं कि इतिहास में वैज्ञानिक सिद्धांत होने चाहिए, मतलब क्रमबद्ध अध्ययन होना चाहिए। साथ ही इतिहास में ये भी है कि हम पुरातत्व विज्ञान से, हम मानव विज्ञान से सूत्र लेकर या फिर वहाँ के समीकरण या सिद्धांत लेकर इतिहास में एक नई रचना का सृजन या नई जानकारियों का सृजन कर सकते हैं। इस तरह इतिहास में मध्यम मार्ग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं डार्विन का सिद्धांत। दोस्तों, डार्विन बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रहे हैं और ये कहते हैं कि इतिहास की कई घटनाओं को हम डार्विन के योग्यतम अतिजीविता के सिद्धांत का अनुप्रयोग कर भली भांति समझ सकते हैं। यहाँ पर डार्विन का सिद्धांत है अतिजीविता का सिद्धांत। इससे हम क्या समझ सकते हैं, आइए देखते हैं। प्रत्येक जीव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे जीवों से संघर्ष करना पड़ता है। इसे जीवन संघर्ष कहते हैं। प्रत्येक जीव के लिए यह भ्रूण अवस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। दोस्तों, ये जो कथन है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कई जगह आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। यह डार्विन का प्रमुख सिद्धांत रहा है और कहते हैं कि डार्विन ने जिन जिन जीवों की खोज की, जिनकी पहचान की, उनका मांस उसने खाया। यहाँ पर डार्विन का कथन एक बार और दोहरा देता हूँ। प्रत्येक जीव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे जीवों से संघर्ष करना पड़ता है। इसे जीवन संघर्ष कहते हैं और यही अतिजीविता का सिद्धांत है। प्रत्येक जीव के लिए यह भ्रूण अवस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है, यानी कि मानव के जीवन में संघर्ष उसके गर्भ में ही, अपनी माँ के गर्भ में ही रहने से प्रारंभ होता है और उसकी मृत्यु तक वह संघर्ष चलता रहता है। इस संघर्ष में उसे अपने जीवन के लिए कई जीवों का जीवन नष्ट भी करना पड़ता है और कई बार खुद को अपने जीवन के प्रति नष्ट भी होना पड़ता है। इतिहास में भी हम यह जीवन संघर्ष मानव समाज एवं यहाँ तक कि साम्राज्यों के अस्तित्व में भी देख सकते हैं कि किस तरह नए नए साम्राज्य बने, किस तरह बलबन ने संघर्ष किया और वह इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों से लड़कर गुलाम वंश की गद्दी पर बैठा। इस तरह हम देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने कितना संघर्ष किया नंद वंश के खिलाफ चाणक्य के साथ मिलकर और बाद में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। इस तरह संघर्ष इतिहास में भी चलता है और ये संघर्ष कई बार हमें बहुत अच्छी सीख देता है। दोस्तों, पांचवा और आखिरी पॉइंट देखते हैं, प्राकृतिक चयनवाद एवं जीवन संघर्ष। प्राकृतिक चयनवाद के तहत डार्विन का मत था कि जीवन संघर्ष में प्रत्येक जीव
जाति के सदस्यों की विभिन्नताओं का बहुत महत्व होता है। जिन सदस्यों की अधिकांश विभिन्नताएं वातावरण के अनुकूल होती है, वे जीवन संघर्ष में सफल होते हैं। इसी दूसरी ओर वे सदस्य जिनकी अधिकांश विभिन्नताएं वातावरणीय दशाओं के अनुसार अनुपयोगी होती है, वे किसी न किसी अवस्था में नष्ट हो जाते हैं। जीवन संघर्ष में सफल सदस्य अधिक समय तक रहते हैं और अपने वंशानुगत को जारी रखने में योगदान देते हैं। यह योग्यता की अतिजीविता का सिद्धांत है और यह सिद्धांत इतिहास में महत्वपूर्ण रूप से लागू होता है। अतः इतिहास को समझने में विभिन्न अनुप्रयुक्त विज्ञानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इतिहास की घटनाओं को यदि विभिन्न विज्ञानों के सिद्धांतों का अनुप्रयोग कर समझा जाए तो अधिक आसानी से इतिहास को समझने के सूत्र प्राप्त हो सकते हैं। अतः इतिहास को अंत अनुशासनात्मक उपागम के तहत विभिन्न विज्ञानों के सिद्धांत का अनुप्रयोग इतिहास में करना चाहिए। विभिन्न अनुप्रयुक्त विज्ञान प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः इतिहास में घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। यानी कि भले ही इतिहास विज्ञान न हो, लेकिन अन्य विज्ञान के जरिए, अन्य विज्ञान के विषयों के जरिए हम इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा इस चैप्टर को, जो था अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं इतिहास में क्या संबंध है, किस प्रकार संबंध है, यहाँ पर हमने जानने की कोशिश की। और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये वाकई सच है कि आप दूसरों की सफल होने में मदद करके सबसे तेज़ी से सफल हो सकते हैं। यह बात कहते हैं अमेरिकी लेखक नेपोलियन हिल। दोस्तों, दूसरों की मदद कीजिए, फिर आपकी जो सफलता होगी वह ऊंचाइयों पर होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।